दोस्तों आज फिर से एक बार हम आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कोई साधारण आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में नहीं बल्कि कुछ ऐसी रहस्यमयी और अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जिनके साथ एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। और ये रहस्य इतने गहरे हैं कि एक साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च करते करते सदियां निकाल दी। तो अगर आप ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों अब आप जरा टर्की के इस कैपेडोकिया को देखिए जो नेव शखीर प्रोविंस में बना हुआ है। इसे देखने के बाद आपको ये किसी डिज्नी मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये असल में एक सिटी है जिसे आज से हजारों साल पहले वोल्केनिक इरप्शन के चलते पिघले हुए पत्थरों से जो सॉफ्ट मटेरियल बनता है उस पर कार्व किया गया था। ये वोल्केनिक इरप्शन आज से करीब 3 मिलियन साल पहले हुआ था, लेकिन जब 1000 साल पहले के लोगों ने इस सॉफ्ट रॉक्स को देखा तो ऐसे स्ट्रक्चर कार्व कर डाले। पर यह बात थोड़ी अजीब है कि भले ही ये सॉफ्ट रॉक क्यों ना हो, लेकिन बिना किसी मशीनरी के केवल हैंड टूल से किया गया ये कारनामा आज तक साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि आखिर कैसे कोई इतने सफाई से इतने सारे रॉक स्ट्रक्चर को कार्व कर सकता है। इसके द्वारा बनाई गई ज्यादातर बिल्डिंग्स चर्च हैं, और इससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये स्ट्रक्चर्स ग्राउंड लेवल से विजिबल नहीं होते। नंबर 9। ये एक और मिस्टीरियस लोकेशन है जो पार्क आर्कियोलॉजिकल डॉस सोलिस्टिशियो अमापा ब्राजील स्टेट में है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सोल्स्टिस आर्कियोलॉजिकल पार्क है। लेकिन ब्राजील के साधारण लोग इसे स्टोनहेंज ऑफ अमेज़न के नाम से जानते हैं। अब तो आपको इसके नाम के पीछे का कारण समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ कई सारे पत्थरों के मेगालिथिक सर्कल बने हुए हैं। इसमें से ज्यादातर मॉन्यूमेंट सर्कल्स काफी ज्यादा बड़े और अजीब हैं, क्योंकि वो एक बड़े ग्रेनाइट के पत्थर से बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा स्टोन करीब 20 फीट तक बड़ा है। वैसे तो इन्हें खोजना भी कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन इसकी खोज करना इसकी उम्र पता करने से आसान काम था। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट इसके ऊपर कई दशकों से स्टडी करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इन स्टोनहेंज के स्टोन की उम्र का पता नहीं कर पाए हैं। और इनकी उम्र पता करना जब मॉडर्न साइंस के समय पर कठिन लग रहा हो तो इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पुराना है। नंबर 8। दोस्तों ये खोज हमें दोबारा कैपेडोशिया की ओर ले जाती है। दरअसल ये एक टैबलेट है जो अब तक का दूसरा सबसे छोटा प्राचीन टैबलेट है, जो एक मिट्टी के लिफाफे के अंदर था। इस पर एक लेटर लिखा हुआ है जिसे आज न्यूयॉर्क के मेट म्यूजियम में रखा गया है। इसके बारे में बहुत से महान एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया लेटर है जो हम सभी को उनके डेली एक्टिविटीज को दर्शाता है। लेकिन आपको बता दें कि जब मॉडर्न साइंस ने इस डिस्कवरी को सीरियस लेकर इसका दोबारा अध्ययन किया था, तब पता लगा कि यह लेटर आशिर मटबल नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी कुनानिया का उल्लेख किया था। उसने इस टैबलेट पर लिखे टेक्स्ट में अपनी पारिवारिक समस्याओं का भी वर्णन किया था कि किस तरह उसकी पत्नी उसके माता पिता को परेशान करती थी। ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 7। दोस्तों ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हाल ही में एक अजीब क्रीचर के फॉसिल्स खोजे हैं जिसे डाइक्रोनोरस मॉन्स्टरोसस नाम से जाना जाता है। आप जान लें कि डाइक्रोनोरस का मतलब ट्विन हेडेड टेल होता है, जो कि ट्राइलोबाइट्स जेनिस से संबंध रखता है। यह आज से करीब 400 मिलियन साल पहले यानी कि अर्थ के डिवोनियन पीरियड के दौरान भी पृथ्वी पर मौजूद थे। ये जीव सहेलो सी के मूल निवासी होते थे, जिसे आज मोरक्को नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसको डिफेंस करने की कैपेबिलिटी के कारण पड़ा। दरअसल जब मछलियों में इवोल्यूशन हो रहा था, तब ये जीव अपने आप को मछलियों का खाना बनने से बॉडी पर लगे स्पाइक की मदद से बचाता था। लेकिन रहस्य की बात यह है कि जब ये धरती के डिवोनियन पीरियड के दौरान खत्म नहीं हुए तो आज ये कैसे विलुप्त हो गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगा पाया है। नंबर 6। दोस्तों जॉर्जिया के रैकून टाउन को आज खाली पड़े कई सदियां हो चुकी हैं, लेकिन आज भी कोई ये पता नहीं कर पाया है कि आखिर इसका प्राचीन कंट्री के सिग्निफिकेंट में क्या रोल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ सबसे पहले इंसान करीब 3000 साल पहले यानी कि ब्रॉन्ज एज के दौरान आए थे और करीब 2300 सालों तक यहाँ राज किया, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये टाउन केवल पिछले 700 से 800 सालों से ही खाली पड़ा है। ये टाउन एक समय पर काटली नाम की सिटी का कैपिटल बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह एक समय पर करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, जो भगवान सूर्य की पूजा किया करते थे। लेकिन कुछ लोग बाद में अपने धर्म का परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म का पालन करने लगे। ये सिटी जिस किसी के द्वारा भी बनाई गई थी वो वाकई काफी इंटेलिजेंट लोग थे, क्योंकि 3000 साल से खड़ी इस सिटी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। नंबर 5। साइगीरिया आज दुनिया के सबसे प्राचीन करिश्मे में से एक बना हुआ है। ये एक श्रीलंकन लैंडमार्क है जो दुनिया का सबसे इंप्रेसिव और ड्रामेटिक लुकिंग पत्थरों से बना फोर्ट्रेस है।
जिसमें लगे पत्थरों को इंग्लिश लैंग्वेज में लायन रॉक नाम से जाना जाता है और ये सब इसके शेप के कारण हुआ है। पर आपको बता दें कि इसका शेप पूरी तरह प्राकृतिक है। इसके ऊपर बने स्ट्रक्चर्स का निर्माण 5वीं शताब्दी में किंग कास्पाया के आदेश से किया गया था। आप जान लें कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर यह कंस्ट्रक्शन अपने भाई की सेना से बचने के लिए कराया था। आपको बता दें कि महाराजा कास्पाया को नेचर के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने इस जगह में चारों ओर गार्डन लगवाए थे। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आखिर जब इस सिटी में सब अच्छा था तो इसे छोड़ा क्यों गया और कब छोड़ा गया, ये बात आज एक रहस्य है। नंबर 4 दोस्तों, पेरू की नाज़का लाइन्स को आज से कई सदियों पहले स्वदेशी समूहों द्वारा रेगिस्तान में खोजा गया था, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा रहस्यमयी और प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी। लेकिन हाल ही में मिड ईस्ट में हजारों की तादाद में समान पैटर्न पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पैटर्न पेरू की नाज़का लाइन से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन इन्हें हाल ही में खोजा गया है क्योंकि इन्हें जमीन पर से देखना लगभग असंभव है। इन्हें पहली बार एक पायलट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद सैटेलाइट और हवाई फोटोग्राफी से रहस्यमय पहिए के आकार के गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर का पता चला है, जो सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में नाज़का लाइन से अधिक विशाल और पुराने हैं। यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डेविड कैनेडी का कहना है कि जॉर्डन में ये पहले पत्थर से निर्मित संरचनाएं मिली हैं, जो नाज़का लाइन्स की तुलना में कहीं अधिक है। नंबर 3 दोस्तों, आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में विलियम बर्क और विलियम हेयर ने करीब 17 लोगों को मारकर उनके शरीर को बेचकर लाखों रुपए कमाए थे, लेकिन अंत में उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी किए जाने के कुछ 2 साल बाद 2 लड़कों ने इन छोटी गुड़िया की खोज की। प्रत्येक को सिटी पार्क में छिपे हुए ताबूत में घोंसला बनाकर रखा गया था। गुड़िया के महत्व पर पहले सिद्धांत जादू टोने से लेकर बच्चों के खिलौनों तक था, लेकिन आखिरकार ऐसा लगने लगा था कि 1 दशक पहले हुई 17 हत्या पीड़ितों के लिए 17 छोटे आंकड़े पुतले हो सकते हैं। एक मान्यता ये भी है कि ये गुड़िया समुद्र में खोए नाविकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी, लेकिन सन 1901 में ये 4 इंच लंबी गुड़िया एक निजी कलेक्टर के हाथों में लगी, जब उनमें से 8 को स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया गया था, जहां आज उन्हें देखा जा सकता है। हालांकि ये आमतौर पर माना जाता है कि रहस्यमय छोटी गुड़िया बर्क एंड हेयर के अपराधों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप जान लें कि इसमें कोई भी निश्चितता नहीं है। ये केवल अनुमान है कि हथियारों में से किसी ने उन्हें बनाया है और ये काफी रहस्यमय बात है। नंबर 2 पेरू के एक डॉक्टर ने 1100 ऐसी नक्काशियां खोज निकाली हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नक्काशियां बहुत ही प्राचीन हैं, इन्हें आइका स्टोन नाम दिया गया है। ये नक्काशियां एंडेसाइट पत्थर पर एचिंग के जरिए बनाई गई हैं। एचिंग एक डिजाइनिंग टेक्निक है जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या मॉडरेंट को मेटल सरफेस पर डिजाइन बनाने के लिए डाला जाता है, जिससे इस तरह की तमाम डिजाइनें बनाई जाती हैं। इन इनका स्टोन में डायनासोरों के बारे में भी बताया गया है। कई नक्काशियों में तो ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन और ओपन हार्ट सर्जरी को भी समझाया गया है। ये अब तक की सबसे रहस्यमय डिस्कवरी है और इससे ये सवाल आता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी प्राचीन समय में भी उपयोग होती थी? आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1 ओरा लिंडा बुक एक पांडुलिपि है जो पुराने फ्रिंसियाई के रूप में लिखी गई थी। ये 2194 ईसा पूर्व से 803 सीई तक के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों को कवर करने के लिए बनाई गई थी। पांडुलिपि पहली बार 1860 के दशक में जन जागरूकता के लिए आई थी, लेकिन 1872 में यान गेरहार्डस ओटामा ने एक डच अनुवाद प्रकाशित किया था, जिससे उन्होंने अगले कुछ वर्षों में एक गर्म सार्वजनिक विवाद उत्पन्न कर दिया। लेकिन 1879 तक इसे जनरल रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि यह बुक एक अच्छी रचना थी। फिर भी 1930 के दशक में नाजी गुणवाद के बारे में की गई बात से एक नए विवाद को पुनर्जीवित किया गया था और पुस्तक को एक समय पर गूढ़तावाद और एटलांटिस साहित्य में भी लाया जाता है। पांडुलिपि के लेखक को निश्चितता के साथ नहीं जाना जाता है, इसलिए ये अज्ञात है कि आखिर ये पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।